सिमत जो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, साधारण बहुमत क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। चलिए, उपस्थिति और मतदान करने वाले के 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत होता है। ये जो उपस्थिति और मतदान करने वाले जो होते हैं 50% से अधिक सदस्यों का बहुमत होता है। इसे कार्यात्मक या कार्यशैली बहुमत के नाम से जाना जाता है। क्या? कार्यात्मक और कार्यशैली बहुमत के नाम से भी जो होता है जाना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ पर देखेंगे। साधारण बहुमत का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे साधारण विधेयक के संबंध में किया जाता है, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक के संबंध में जो होता है साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, संयुक्त बैठक कितनी होती है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, मिलान करने के लिए देगा, ये जो होता है मिलान करने के लिए देता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त बैठक होगी तभी जो होता है साधारण बहुमत की बात होगी। राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन अगर होता है, आर्टिकल 169 नोट करेंगे, आर्टिकल 169, तो वहाँ पर भी जो होता है साधारण बहुमत की बात होगी। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में भी होता है, आर्टिकल 356 के तहत होता है, वहाँ पर भी साधारण बहुमत होगी। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे, आर्टिकल 360 के तहत यहाँ भी साधारण बहुमत होगी। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तभी साधारण बहुमत होता है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव होता है तभी साधारण बहुमत। यहाँ इतनी जगह जो होता है हम साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं, ये सब क्या होते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं। नोट करेंगे साधारण बहुमत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीसीएस 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए जो होता है ये आपको बताना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे साधारण बहुमत का प्रयोग यहाँ पर होता है साधारण विधेयक के संबंध में, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में। ठीक है, संयुक्त बैठक होती है, आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन जो होता है अनुच्छेद 169 के तहत है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 356 के, वित्तीय आपातकाल 360 के है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या जो होता है विश्वास प्रस्ताव, ये सभी जो होता है साधारण बहुमत के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, इसे साधारण बहुमत के द्वारा लाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूर्ण बहुमत क्या होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत की बात करते हैं। सदन के कुल सदस्यता के जो थे 50% से अधिक का बहुमत। ठीक है, 50% से अधिक का बहुमत होता है। आम चुनावों के बाद जो होता है केंद्र और राज्यों में जो होता है, केंद्र और राज्यों में सरकार बनाने हेतु इसका उपयोग होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों में जो होता है सरकार बनाने हेतु जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं, पूर्ण बहुमत का। ठीक है, प्रभावी बहुमत क्या होती है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, जो तो सदन की प्रभावी अर्थात तात्कालिक संख्या 50% से अधिक बहुमत होती है, 50% से अधिक बहुमत। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है प्रभावी बहुमत का, जब उपराष्ट्रपति को हटाना हो, आर्टिकल 67 बी के तहत। ठीक है, प्रभावी बहुमत उपराष्ट्रपति को क्या हो, हटाना हो, आर्टिकल 67 बी के तहत। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना हो, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना हो, आर्टिकल 90 सी के तहत। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को, उपसभापति को याद करिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना हो, आर्टिकल जो होता है 94 क्लाउज सी, 94 क्लाउज सी के तहत। ठीक है, ये जो होते हैं आर्टिकल, यहाँ पर जो होता है प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कथन और तर्क में भी पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो होती है साधारण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है। ठीक, कौन सा बहुमत है यहाँ पर देखेंगे। तो इसे प्रभावी बहुमत करना है, इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा हटाया जाना, उपराष्ट्रपति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना। लेकिन आर्टिकल जो होता है याद रखेंगे, आर्टिकल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मिलान करने के लिए आता है। विशेष बहुमत टाइप जो होता है स्पेशल वन, विशेष बहुमत टाइप 1 क्या होता है, स्पेशल कहा जाए मेजोरिटी टाइप 1 क्या होता है, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के, उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 बहुमत जो होता है, आर्टिकल 249 के संबंध में इसका उपयोग होता है। ठीक है, 2/3 बहुमत।
नोट कर लीजिए। उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को विशेष टाइप 1 कहा जाता है। आर्टिकल 249 के संबंध में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो बता दें। आर्टिकल 249 का उपयोग राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 249 में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की जो था संसद की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 249 के में। ठीक है, अनुच्छेद 249 में नोट करिए इसे। ठीक है, आगे चलेंगे। विशेष बहुमत टाइप 2, विशेष बहुमत टाइप 2 देखेंगे, जिसे स्पेशली मेजोरिटी टाइप 2 कहा जाता है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 50% के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। ठीक है, सदन में जितने सदस्य होते हैं उसके 50% जो था, कुल सदस्यों की संख्या 50% चाहिए। उसके साथ जो होता वहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले जो होते 2/3 बहुमत चाहिए विशेष बहुमत टाइप में। जैसे एग्जाम्पल में आर्टिकल 368 के संबंध में इसका उपयोग किया जाता है। 368 के संबंध में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मौलिक अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। ठीक है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका विशेष बहुमत टाइप 2 का नोट कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सब। आगे देखेंगे। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3, विशेष बहुमत टाइप 3 क्या होता है? सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। इसका उपयोग कहाँ जाता है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के लिए। विशेष बहुमत टाइप 3 का उपयोग जो होता है, सदन के सदस्य की कुल संख्या 2/3 बहुमत होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आर्टिकल 61 के संबंध में। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 61 के तहत जो था राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। क्या होता है विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन? क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। कितना? 2/3, लगभग 2/3 सभी है। ठीक है, राज्य विधानसभा में 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन साधारण बहुमत है। ठीक है, 50% का सदस्यों का समर्थन का उपयोग। विशेष बहुमत प्लस राज्य समर्थन कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? कहाँ उपयोग किया जाता है? जैसे उपयोग की बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, संघ और राज्यों कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में, विधायी शक्तियाँ के विस्तार में, वितरण में, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में अर्थात जीएसटी परिषद में, संसद के राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो था संसद की शक्ति के संशोधन में। ठीक है, यहाँ पर जो होता इसका प्रयोग किए जाते हैं, किसका? अर्थात विशेष बहुमत और राज्य अनुसमर्थन का। ठीक है, यहाँ पर भी पूरी तरह से रखा जाएगा। ये जो होते हैं बहुमत थे इतने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, मुगल कालीन शासकों के क्रम पूछा गया था। ठीक है, मुगल कालीन शासकों के क्रम पूछा गया था, तो यहाँ पर देखेंगे मुगल कालीन शासकों का क्रम आपसे पीसी में पूछा गया था। तो देखिए क्रम पूछा गया था वहाँ पर कि इसको इल्तुतमिश था और रबिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम चलते पहले मुगल कालीन क्रम पढ़ते हैं, जो वहाँ तो पूछ लिया गया, इतिहास भी पूछा जाएगा। तो पहला क्रम बहादुर शाह प्रथम जो था, जिसे शाह बेखबर कहा जाता था, 1707 से 1712 तक ले शासन किए। फिर जहादर शाह था, जिन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था, 1712 से लेकर के 13 तक शासन किया। फिर फर्रुख सियर था, जिसे घृणित कायर कहा जाता था, 1717 से लेकर के 1719 तक किया। फिर जो होता था रफ़ी उद दरजात था, जो 1719 में फरवरी से जून तक शासन किया था। फिर रफ़ी उद दौला था, जो 1719 से लेकर के जून सितंबर में किया था। सही है। फिर मोहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था, 1717 से लेकर 48 तक ले ईस्वी तक ले शासन किया। इसके बाद जो होता अहमद शाह आया, अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन किया। फिर आलमगीर द्वितीय था, जो 1754 से लेकर 1759 तक शासन किया। ठीक है, ये जो होते हैं क्रम इनका है, इनका जो था क्रम यातना याद करेंगे।
ये पूरे क्रम जो होता याद कर लीजिएगा इसे। बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुख सिंह, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर। ठीक है, ये पूरे क्रम है याद। ठीक है, यहाँ पीसीएस के एग्जाम में क्रम लगाने के लिए आया था 2024 में। उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था उसी को हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके समय में जो होता दो घटनाएं हुई थी। ठीक है, इनके समय में दो घटनाएं देखेंगे। पहला, आलमगीर द्वितीय की ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में और प्लासी के 23 जून 1757 में। ठीक है, ये दो घटनाएं हुई थी किसके में, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। नोट करेंगे, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, दो घटनाएं हुई थी। पहला हुआ था कि ब्लैक होल की घटना जो होता है 20 जून 1756 बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का शासन 1749-54 से लेकर के 59 तक ईस्वी का शासन था। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं। शाह आलम द्वितीय जो था 1759 से 1806 तक शासन था। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक शासन किए। फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर जो थे अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह थे, जो 37 से जो होता है 58 तक किए। ठीक है, 37 से 58, 1837 से 58 तक किए। फिर बाद में इन्हें रंगून भेज दिया गया। ठीक है, देखिए कहा था मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता है इनका नाम। ठीक है, अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहा जाता था। ठीक है, और इन्हें जो होता है बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। ठीक है, रंगून। चलिए, कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिन्हें पूछा जाता है। सहसा अधिपति किसे कहा जाता था, चोरी और डकैती के मुकदमे का अधिकारी को जो होता था सहसा अधिपति कहते थे। ठीक है, पटकोल किसे कहा जाता था, जो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी का था पटकोल कहलाता था। तलार किसे कहा जाता था, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी को हम तलार कहते हैं। ठीक है, बलाधिपति किसे कहा जाते हैं, बल अधिपति कहा किसे कहा जाता था, चुंगी का सुरक्षक, चुंगी का सुरक्षक जो होता था बलाधिपति कहा जाता था। आगे देखेंगे, इसको हमने पढ़ा दिया लेकिन पीसीएस एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। अनुच्छेद जो होता है 371 से ए से जेड तक जो विभिन्न प्रावधान है इनके बारे में पूछा गया था। एक बार जो होता हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर आप याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। 71 ए में जो होता है नागालैंड है। अनुच्छेद 371 बी में असम की बात करते हैं। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर की बात होगी। अनुच्छेद 371 डी में और ई में जो होता आंध्र प्रदेश होगा। अनुच्छेद 371 एफ में सिक्किम की बात होगी। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 371 एच में अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 आई में जो होता गोवा है। अनुच्छेद 371 जी में हैदराबाद और कर्नाटक है। ठीक है, 371 जी में हैदराबाद और कर्नाटक की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे चलेंगे। भारत की शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, भारत की शास्त्रीय भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीसीएस में क्वेश्चन इसको रखा जाएगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, दर्जा था, लेकिन सरकार ने 5 भाषाएं और जो को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। देखेंगे, तमिल को जो होता है शास्त्रीय भाषा 2004 में मिलान करने के लिए आएगा पीसीएस में। संस्कृत को जो होता है 2005 में दर्जा मिला। इसके बाद कन्नड़ को मिला 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 में, फिर उड़ीसा 2014 में। पूरा इसको याद रखिएगा। ठीक है, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में। ठीक है, उड़ीसा 2014 में। ठीक है, फिर इसके बाद अभी जो जोड़ी गई भाषाएं हैं बंगाली, पाली, प्राकृतिक, मराठी, असमिया। ठीक है, बंगाली है, पाली है, प्राकृत भाषा है, मराठी है और असमिया। ये जो होते 5 भाषाएं और जोड़ी गई, 6 भाषा हो 5 भाषा।
इसके साथ कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई, नोट कर लीजिएगा। बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ठीक है, ये याद रखना। कुछ नवाबों का क्रम थोड़ा सा देख लेंगे। नवाबों का क्रम क्या है? जैसे मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक, अलवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला का शासन 1756 से 1757। देख रहे हैं आप, मिलान करने के लिए पीसीएस में ऐसी क्रोनोलॉजी दिया था, इससे भी कठिन क्रोनोलॉजी दिया था, तारीख दिया था, ठीक है, क्या दिया था? तारीख दिया था। लेकिन पहले सन याद करेंगे, फिर इसके बाद जो तारीख याद करने वाली चीज़ रहेगी हम बताएंगे आपको। मीर जाफर 1757 से 1760 तक ले, मीर कासिम 1760 से 1763 तक, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर जो था 1763 से 1765 तक, ठीक है, निजामुद्दौला 1765 से 1766 तक, सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक ले जो होता, ठीक है। इसके बाद जो था मुबारक दौला 1770 से 1775 तक ले जो होता, ठीक है, ये शासनकाल इनका था। इसके बाद जो होता, यहाँ पर देखेंगे, ये भी सन थोड़ा सा याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ये पीसीएस में पूछा गया था 2024 में, 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन जो था मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। बेबल योजना 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1940 को हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो था 1905 के बारे में थोड़ी सी कहानी सुनिएंगे। स्वदेशी आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन क्या था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था स्वदेशी आंदोलन के समय? सर एंड्रूज फ्रेजर था, ठीक है। 1930 में विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया था और 20 जुलाई 1905 को विभाजन करने की घोषणा कर दी गई, ठीक है। जो था 1930 में विभाजन का प्रस्ताव जो होता है सार्वजनिक किया गया और 20 जुलाई 1905 को जो था विभाजन की क्या हुआ? घोषणा कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कै अगस्त को? 7 अगस्त। नहीं देखिएगा, सन और अगस्त दोनों याद करिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी अब इस बार मत कहिएगा कि पीसीएस में जैसा क्वेश्चन सन याद पूछ दिया था, तारीख पूछ दिया था, भाई पूछ सकता है, इसलिए आपको याद करना होगा, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो था जैसा विभाजन प्रभावी हो गया था, ठीक है। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा किया गया। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और 16 अक्टूबर को जो था 1905 को जो था विभाजन क्या होगा? प्रभावी हो गया, ठीक है। इसी दिन जो था, इसी दिन जो था शोक दिवस अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। किसका? राखी दिवस मनाया गया, किसके? रविन्द्रनाथ सुझाव पर। इस आंदोलन में जो था स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर जो होता बल था, ठीक है। इस आंदोलन में किसका? स्वदेशी था, स्वशासन था, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये बहुत है, इसमें पूछा भी गया था, ये जो होता कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन कौन इसमें शामिल, इस आंदोलन में किसका किसका बल था, इस ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। और इसमें जो होता है समीक्षा अधिकारी में पूछा जाएगा, याद रखिए, समीक्षा अधिकारी में पूछा जाएगा। तो चलेंगे, इस आंदोलन में जो होता क्या? स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। किस पे? राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। इसका नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। नोट करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। इसी के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। वंदे मातरम जो होता था इसी आंदोलन के दौरान जो होता वंदे मातरम को जो होता राष्ट्रीय शीर्षक आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार को थे, ब्रिटिश पत्रकार EHW नेविसन, नोट करेंगे, इसी आंदोलन से जुड़े थे। EHW नेविसन इसी आंदोलन से जो था जुड़े थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।
1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन जो होता है आपको पढ़ना पड़ेंगे स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम जो होता था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। नोट करेंगे, सर्वप्रथम जो होता था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव था वो कृष्ण कुमार मित्र ने जो होता है अपनी पत्रिका संजीवनी में दिए थे। क्यों संजीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्ण कुमार जो था मित्र के द्वारा। आगे चलेंगे, दादा भाई नौरोजी का कुछ लेख है उसको याद रखिएगा। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का लेख याद रखिएगा। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। नोट करेंगे, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अन कॉमर्स, ठीक है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये जो होता है दादा भाई नौरोजी के लेख को याद रखेंगे। वैदिक काल की कुछ संस्थाएं थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। विदत क्या होता है? ठीक है, विदत क्या है? ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था होती थी। जनसभा यहाँ होता था। महिला और पुरुषों की समान अधिकार थे, महिला और पुरुषों की समान भागीदारी थी। ऋग्वेद में जो था 112 बार इसका प्रयोग किया गया है, 122 बार। इसका विदत का जो होता है ऋग्वेद में 122 बार जो था उल्लेख मिलता है। तैयारियों की एक प्राचीन संस्था थी, जनसभा होती थी, महिला और पुरुष को जो होता था समान भागीदारी थी इसमें। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख मिलता है। इसके बाद विदत के बाद एक सभा है, सभा का उल्लेख क्या है देखेंगे। ऋग्वेद में इसको 8 बार उल्लेख मिलता है। ये विशिष्ट जनों की सभा थी। क्या? विशिष्ट जनों की सभा थी। मंत्रिपरिषद होते थे और उच्च सदन इसमें भाग लेते थे। ठीक है, इसके बाद कार्य क्या इनका होता था? इनका कार्य क्या होता था? राज्यों के निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान और न्यायिक कार्य करना था सभा का। ठीक है, इन सभा का कार्य क्या था? राज्य के निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान करना और न्यायिक कार्य करना, यह सभा का कार्य होता था। इसके बाद जो था समितियां होती थी। ठीक है, समितियां क्या थी? आम जनसभा थी। ठीक है, आम जन की सभा थी। सभा और समितियां दोनों इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में लोकसभा की तरह यह कार्य करती थी। अध्यक्ष इसका जो होता है ईशान कहलाता था। नोट करेंगे, समिति के अध्यक्ष को जो था ईशान कहलाता था। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिला है, ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिला है। सभा और समितियां ये समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया गया है। ठीक है, सभा और समितियां में। ठीक है, ये आम जनसभा थी। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा की तरह ये कार्य करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहलाते थे। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए 60 नोट पढ़ाया जाता है, ये 60 नोट पढ़ाया जाता है जिससे जो होता है आपको तेजी से गेन कर सके। गढ़ क्या होता था? संभवतः एक जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल होते थे। कौन लोग शामिल थे? कुलीन लोग शामिल थे। इसका मुखिया गणपति कहलाता था। गढ़ का मुखिया गणपति कहलाता था। परिषद क्या होता था? जनजातियों का सैन्य सभा होती थी। ठीक है, परिषद क्या होता था? जनजातियों की सैन्य सभा थी। आपको बता दें, नोट कर लेंगे कि अथर्ववेद में सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11 फरवरी को पूछा गया था। सभा और समिति जो होता है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, आगे चलेंगे, प्रमुख शब्दावलियां देखेंगे। कुछ शब्दावलियां प्रमुख हैं, कौन कौन से? जैसे फिकह, फिकह क्या है? इस्लाम धर्म की नीति का ज्ञान। फिकह है, ये इस्लामी धर्म की नीति ज्ञान है। ठीक है, मसाहत, भूमि की पैमाइश, मसाहत जो होता है भूमि की पैमाइश। सदका, सदका जो होता है धार्मिक कर है, सदका धार्मिक कर है। बलाहार, बलाहार जो होता है साधारण किसान, बलाहार का मतलब साधारण किसान। तो फिकह जो होता है इस्लामी धर्म की नीति है का ज्ञान है। मसाहत जो होता है भूमि की पैमाइश है। सदका जो होता है धार्मिक कर है। बलाहार जो होता है साधारण किसान, बलाहार क्या साधारण किसान होता था। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें देखिए हमने चक्रवातों के नाम आपको हमने बता दिया है, इसके पहले भी क्यूब सीरीज पढ़ाया था। लेकिन कुछ नए चक्रवात देख लीजिए एक बार। हिंद महासागर में जो आता है उसे चक्रवात कहते हैं, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं, चीनी सागर में टाइफून कहते हैं, जापान में ताइफू कहा जाता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, फिलीपींस में जो होता है बागुयो कहा जाता है, अमेरिका में टार्नेडो कहा जाता है। ये सारे चक्रवात हमने बताया था। ठीक है, ये नहीं हमने बताया था ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17
ठीक है। भाग 17 में राजभाषा की बात भाग 17 में किया गया। आर्टिकल की बात करेंगे 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। ठीक है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा किया गया। आर्टिकल 44 में राजभाषा आयोग की गठन की बात हुई है। आर्टिकल 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 1955 में बीजी खेर अर्थात बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जो था पहले राजभाषा आयोग का जो था गठन हुआ था। इसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी और 1957 में रिपोर्ट की जांच हुई। जांच हेतु जो था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया था। ठीक है। 1957 में, नोट करेंगे, 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1957 में रिपोर्ट की जांच के हेतु गोविंद बल्लभ पंत, नोट करेंगे, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन किया गया था। राजभाषा समिति का जो था गठन किया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी और ठीक है, और राजभाषा समिति का गठन किसने किया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 344, ठीक है। 345 के तहत होता राज्य की भाषा, ठीक है, राज्य की राजभाषा की बात करते हैं। 346 में राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा की बात होगी। 346 के तहत राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा पीसीएस एग्जाम के लिए पूछा गया, 2 बार पूछा गया। ठीक है। राज्यों के मध्य पत्राचार की राजभाषा जो था किस आर्टिकल की बात की गई है, आर्टिकल 346, नोट करेंगे 346। आर्टिकल 347 में क्या है, नोट करेंगे, आर्टिकल 347 जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान की गई विशेष प्रावधान। जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली, जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान है आर्टिकल 347 में। ठीक है। आर्टिकल 348 में कौन सी भाषा की बात करते हैं, आर्टिकल 348 न्यायालय में अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, न्यायालय की भाषा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, न्यायालय की भाषा है। जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। नोट करेंगे, जब तक जो होता है संसद कानून द्वारा जो होता है अन्यथा प्रावधान ना करे तब तक जो होता है सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही किसमें होगी, अंग्रेजी में होगी। ठीक है, किसमें होगी, अंग्रेजी में होगी। आर्टिकल 349 के तहत देखेंगे, आर्टिकल 349 भाषा से जो था भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अधिनियमित करने के लिए विशेष है। ठीक है, भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को जो था अधिनियमित करने के लिए विशेष है। प्रक्रिया देखेंगे, इसमें प्रक्रिया क्या है, संविधान में लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जो होता आवश्यक है। नोट कर लेना। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी क्या है, आवश्यक होती है। आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को जो होता है राजभाषा आयोग और राजभाषा की संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को जो होता है मंजूरी देने से पहले आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को जो होता है मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को किसके सामने विचार करना चाहिए, किसके सिफारिशों पर, राजभाषा आयोग जो की है और राजभाषा संसदीय समिति की सिफारिशों पर जो होता है क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350 से यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आर्टिकल 350 से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर जो होता है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा आर्टिकल 350 के तहत। आर्टिकल 350 बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की बात की गई। ठीक है। आर्टिकल 351 देखेंगे, आर्टिकल 351 अतः हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिया गया। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिया गया। तो पता चल रही है आपको हिंदी भाषा की कहाँ से आर्टिकल शुरू हुआ, आर्टिकल 343 से 351 तक जो होता है ये हिंदी भाषा के विकास की बात करता है, हिंदी भाषा का। ठीक है, राजभाषा के बारे में चर्चा करता है। तो राजभाषा की चर्चा 343 से 351 के बीच में जितने भी आर्टिकल रहेंगे राजभाषा से संबंधित रहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, किस जीव विज्ञान की घटनाएं देखेंगे, प्रमुख घटनाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। चलिए, आर्थोलॉजी जो होता है जोड़ों का अध्ययन करता है।
साइटोलॉजी कोशिका को निश्चित संरचना का अध्ययन करता है। कार्डियोलॉजी दिल और उसके कामकाज का अध्ययन करता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी जो होता है झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन करता है। फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों की खेती का अध्ययन करता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी केवल देखना है, ज़्यादा नहीं। हेप्टोलॉजी जो होता है लीवर का अध्ययन करता है। हेप्टोलॉजी लीवर का अध्ययन करता है। हेमेटोलॉजी रक्त और इसके कारण में होने वाले रोगों का अध्ययन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करता है। हॉर्टिकल्चर जो होता है उद्यान विज्ञान का। ठीक है। एथोलॉजी जो होता है पुष्पों का अध्ययन करता है। सेरिकल्चर रेशम कीटों का। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का। एंटीमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन करता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन करता है, नोट कर लेंगे। ये तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आम क्वेश्चन होती है जिसे पूछा जाता है। ठीक है। इंडियन मिरर पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिरर पत्रिका क्या है? 1861 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। दैनिक पत्रिका है। क्या है? इंडियन मिरर दैनिक पत्रिका है। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा इसे पत्रिका को निकाला गया था। प्रताप मजूमदार, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन इससे जुड़े हुए थे। ठीक है। 1889 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। 1861 में प्रकाशन हुआ था, 1889 में बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। इसे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, प्रताप मजूमदार, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन। ये लोग इससे जुड़े हुए थे इंडियन मिरर पत्रिका से। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। एशियाई विकास बैंक ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। एसीडी ये जो होता है, एडीबी जो होता है, बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एडीबी के बारे में बार बार पूछा जाता है। एशियाई विकास बैंक के बारे में 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई। क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य उस समय 68 थे। ठीक है। जो तो 49 इंडो पैसिफिक क्षेत्र से और 19 जो था गैर क्षेत्रीय सदस्य थे। भारत इसका संस्थापक सदस्य था। ठीक है, संस्थापक सदस्य देखेंगे। अगला देखेंगे, भारत का जो था सबसे बड़ा शेयर धारक कौन कौन है? जापान 15.67% के साथ पहला जापान, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर चौथे स्थान पर भारत। ठीक है। सबसे बड़ा जो था शेयर धारक इसमें कौन कौन है? जापान है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर जो होता भारत है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय सहयोग। नोट करेंगे, मुख्य उद्देश्य का आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय सहयोग इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो था मुगल दरबार के गुट कौन कौन थे? उत्तरवर्ती जो था मुगल दरबार में गुट कौन है? पहला ईरानी समूह जो था जुल्फिकार खान ने तैयार किया था। दुर्रानी जो था चिनक्लिज खान ने तैयार किया था। अफगानी कौन था? अली मोहम्मद और मोहम्मद खां बंगश। ठीक है। हिंदुस्तानी कौन था? सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ठीक है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो था हिंदुस्तानी सैयद बंधु के। आगे चलेंगे, भारत में मराठा का प्रशासन, भारत में मराठा का प्रशासन के बारे में। ठीक है। मराठा राज्य ने जो था हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। मराठा राज्य में हिंदुओं को जो था ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजभाषा क्या थी? फारसी के स्थान पर मराठी भाषा, फारसी के स्थान पर मराठी भाषा। वे सरकारी उपयोग के लिए जो था अपना स्वयं शब्दकोश अर्थात राज व्याकरण कोश तैयार करते थे। ठीक है। सरकारी उपयोगों के लिए अपना स्वयं शब्दकोश जो था अर्थात राज व्याकरण कोश जो था तैयार करते थे मराठा प्रशासन में। याद रखिएगा। शिवाजी जानते हैं, शिवाजी के प्रशासन प्रणाली में दक्कन शैली में काफी प्रेरित थी। अधिकांश प्रशासनिक सुधार जो होता था अहमदनगर, नोट करेंगे, अहमदनगर में मलिक अंबर सुधारों से प्रेरित होता। अहमदनगर में मलिक अंबर सुधारों से। पेशवा या मुख्यमंत्री कौन होता था? जो समान प्रशासन की देखभाल करता था। नोट करेंगे, पेशवा या मुख्यमंत्री, वह समान प्रशासन की देखभाल करता था, उसे पेशवा और मुख्यमंत्री कहा जाता था। अमात्य और मजूमदार, ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार पूछा जाता है। अमात्य, अमात्य और मजूमदार कौन था? महालेखाकार, वह बाद में राजस्व और वित्त मंत्री बना। वह बाद में राजस्व और
वित्त मंत्री बने, ठीक है। इसके बाद जो होता सचिव, सचिव कौन होते थे, इसे जो था चिटनिस भी कहा जाता था, सचिव को चिटनिस भी कहा जाता था। वह शाही पद पर व्यवहार की देखभाल करते थे, वह शाही पत्र व्यवहार की देखभाल करते थे सचिव। सुमंत और दबीर, सुमंत या दबीर, ये विदेशी मामले में शाही समारोह के स्वामी थे, ठीक है। विदेशी मामले और शाही समारोह के स्वामी होते थे, कौन थे, सुमंत और दबीर, ठीक है। इसके बाद जो होता था सेनापति या सरी ये नौबत, ये सैन्य कमांडर, वह सेना में भर्ती और प्रशिक्षण और अनुशासन की देखभाल करते थे, ठीक है। सेना में सैन्य कमांडर थे, वो सेना में भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन की देखभाल करते थे, सेनापति या सरी ए नौबत कहा जाता था, ठीक है। मंत्री या वाकया नवीस, मंत्री या वाकया नवीस कहा जाता था, ये राजा के व्यक्तिगत सुरक्षा, खुफिया पद और घरेलू मामलों की देखभाल करता था, ठीक है। कौन, वाकया नवीस। न्यायाधीश, न्याय प्रशासन था, न्यायाधीश को न्याय प्रशासन। पंडित राव, ये पीसीएस में पूछा गया था, जो राज्य के धर्मार्थ और धार्मिक मामलों की देखभाल करना, पंडित राव। उन्होंने लोगों को नैतिक उत्थान के लिए काम किया था, पंडित राव, ठीक है। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्रियों की आवश्यकता पर पड़ने पर युद्ध में भाग लेना पड़ता था, ठीक है। पंडित राव और न्यायाधीश दो लोग नहीं जो था भाग लेते थे, और सभी जितने भी मंत्री होते थे जरूरत पड़ने पर युद्ध में क्या करना था, भाग लेना पड़ता था। मंत्री को जो था 8 क्लर्कों द्वारा सहायता प्रदान करते थे, मंत्री को 8 क्लर्कों द्वारा सहायता प्रदान करना होता था, ठीक है। देखेंगे वो कौन कौन थे। पहले दीवान सचिव थे, मजूमदार, ठीक है, नोट करेंगे। मजूमदार लेखा परीक्षक और लेखाकार थे। फड़नीस डिप्टी ऑडिटर था। सबनीस या जो था दफ्तरदार कार्यकारी प्रभारी थे। चीटिंस जो होता था पत्राचार लिपिक होता था। जामदार जो होता था कोषाध्यक्ष होते थे, ठीक है। और जो था जामदार कोषाध्यक्ष होते थे। और पोटनिस ये खजांच होता था, नोट करेंगे, खजांच कहलाता था, ठीक है। अब थोड़ी सी कठिन भाषा जरूर है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के तहत जो होता है, एनसीईआरटी के तहत जो होता है सारे क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। भाषा कठिन से मत घबराइए, ठीक है, लेकिन आपको पास करना है तो पास करना है। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता से पहले जो होता है भारत में गठित प्रमुख समितियां और आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक निगाह। देखिए 4 शुद्ध घोषणा पत्र 1854 में, इसका संबंध शिक्षा से है, ठीक है। हंटर कमीशन 1882 में, इसका संबंध शिक्षा से है। पूछा गया था, नहीं कमेंट करके बताइए 2024 में पूछा गया था कि नहीं, ठीक है। रायले आयोग 1902 में जो था संबंध जो था शिक्षा से है। सैडलर आयोग 1917 में शिक्षा से है। हार्टोग कमीशन 1929 में आया था, शिक्षा से है। सन केवल याद रखिएगा, मिलान के लिए सन देगा, ठीक है। सर्जेंट आयोग 1944 में संबंधित शिक्षा से है। कैंपबेल आयोग 1866 में संबंधित अकाल से है, ठीक है। कैंपबेल का अकाल से संबंधित है, यही पीसीएस में पूछा गया था, किसका संबंध, अकाल से है, ठीक है। कैंपबेल आयोग 1866 संबंधित अकाल से है, ठीक है। इसके बाद जो होता है स्ट्रेची आयोग 1880 में संबंधित जो होता अकाल से है। लायल आयोग 1886 में, ये भी संबंधित जो होता अकाल से है। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में अकाल से संबंधित है। फिर फाउलर आयोग 1898 में मुद्रा से संबंधित है, इसका मुद्रा से संबंधित है। हिल्टन यंग आयोग 1926 में, ये भी मुद्रा से संबंधित है, 1926। हिल्टन यंग आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग ने जो होता है आरबीआई के गठन की जो था समिति में भाग लिया था, इसी के सहयोग से गया था, ठीक है। फ्रेजर कमीशन 1909 में, 1902 में जो होता पुलिस प्रशासन से सुधार के लिए, पुलिस प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे स्कॉट मैनक्रिफ, नोट करेंगे, स्कॉट मोनफ्रिक आयोग 1901 में सिंचाई से संबंधित है, ठीक है। बैमिंगटन स्मिथ आयोग 1919 में संबंधित मुद्रा से संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद होता मूडिमन कमेटी 1924 में संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध शासन की कार्यप्रणालियों से परीक्षण हेतु, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध शासन की कार्यप्रणालियों के परीक्षण हेतु जो था मूडिमन कमेटी। व्हिटले आयोग 1929 में संबंधित श्रम से है, ठीक है। व्हिटले आयोग जो होता 1929 में संबंधित श्रम से संबंधित है, ठीक है। फिर सप्रू आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्रू आयोग 1935 में बेरोजगारी से संबंधित,
ठीक है, बेरोजगारी से। तो ये इतना जो होते हैं आयोग का गठन होगा, जो 1947 के पहले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए आपको बताना जरूरी था, क्योंकि समीक्षा में पूछा जा सकता है अगला 2024 से। और भी जो होता हम अच्छे से आपको मैटर देंगे 2 दिन के बाद जो होता, लेकिन जो होता जो पूछा गया उसका तो मैटर हम दे ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, ये देखो एनसीईआरटी से हमने निकाला है। लॉरेंस जो होता है फ्रांस में है, किंकी जो होता है जापान में है, कांटो जो होता है जापान में है, कैहिन भी जापान में है। ठीक है, नोट कर लेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है, लॉरेन फ्रांस में, किंकी कांटो कैहिन क वाला देखेंगे जापान में है। और एक किंटी है, कांटो है, तो एक तो कैंटन है, ये चीन में है, याद रखना। रूर जो होता है जर्मनी में है, सार जो होता है औद्योगिक जर्मनी में है, अपर सिलेसिया जो होता है जर्मनी में है, सक्सोनी जो होता है जर्मनी में है, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। ब्रिस्टल जो होता है यूनाइटेड किंगडम में है, औद्योगिक क्षेत्र है ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, श्रीलंका में मत मार दीजिएगा, कुछ लड़के श्रीलंका में मार देंगे लंकाशायर। ठीक है, आगे देखेंगे। बेली हॉरी जांटले जो होता है ब्राजील में है। दक्षिणी अफ्रीकन प्रदेश जो होता है यूएसए में। ये सारे के सारे जो होते हैं औद्योगिक क्षेत्र है, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ से ऐसे नाम हैं कि इन्हें पूछा जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्रों के नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए, भारत की प्रमुख जनजातियाँ थोड़ी सी इसमें नोट कर लेंगे, देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आपतानी, अबोर, मिसमी, डफला, मीरी, सिम्फो, बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। असम में कौन कौन पाई जाती है, चकमा, मिकिर, बोरा। ये जो था इम्पोर्टेंट है, जो उसको बता रहे हैं और सभी को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चकमा, मिकिर, बोरा। ठीक है, असम में। मेघालय में 3 जातियाँ पूछी जाती है, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों चर्चा में बहुत रहती हैं। नागालैंड की 2 जातियाँ पूछी जाती है, एक आगामी है, दूसरा कोन्याक है। नोट करना, ये नागालैंड के आगामी और कोन्याक बार बार पूछा जाता है, आगामी और कोन्याक नागालैंड के। ठीक है, इससे जो था दो याद रखिएगा। मणिपुर की देखेंगे कौन सी पूछी जाती, कुकी, बहुत लेप्चा और मुग। कुकी को लेकर लेप्चा को लेकर बहुत युद्ध हुआ था, देख रहे हैं ना मणिपुर में। इसी जनजातियों को लेकर बहुत चर्चा रही, कुकी जनजातियां। ठीक है, कुकी और लेप्चा और मुग मणिपुर में। त्रिपुरा में जो होता कौन सी जातियां, भूटिया, चकमा, गारो और कुकी। ये त्रिपुरा की नोट करेंगे, भूटिया, चकमा, गारो और कुकी। ठीक है, मिजोरम में कौन सी जातियां इंपॉर्टेंट होती हैं, मिजो और लखेर, मिजो और लखेर। पश्चिमी बंगाल में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेप्चा, माघ, महली। ठीक है, मालपहरिया और पोलिया। ठीक है, ये सभी जो होते हैं असुर असुर जातियाँ, ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ठीक है, झारखंड में देखेंगे कौन कौन से पाई जाती है, झारखंड राज्य में संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव खरिया और तमरिया। नोट करेंगे, संथाल, पहाड़िया, ठीक है, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव खरिया, तमरिया। आज जो थे ये कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो था और उत्तराखंड में दोनों मिलाकर देखेंगे, थारू, भाटिया, जौनासेरी, राजी, भुइयाँ, खरवार, मांझी और कोल। ये जो होता है उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में पाई जाती है। उड़ीसा में कौन कौन पाई जाती है, जुआंग, सवारा, करिया, खोड़, कंद आदि जो होते हैं जातियाँ पाई जाती हैं। ये जो थी मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहाड़ी, पहाड़ी मरिया, मुरिया, डांडमी, गोंड, बैगा। ठीक है, फिर परजा, भट्ठारा, अगरिया, भील, सहरिया, कोरबा, हलवा। ठीक है, ये जो होते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर, गद्दी और गुज्जर। जम्मू कश्मीर में 2 पाई जाती है मोस्टली पर, गद्दी और बकरवाल। बकरवाल इंपॉर्टेंट पूछा गया, बकरवाल कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। बकरवाल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, नोट कर लेंगे।
इसके बाद होता है राजस्थान में कौन कौन पाया जाता है, भील, मीना, कठोरिया और गरासिया, ये जो होते हैं राजस्थान में पाए जाते हैं, नोट कर लेंगे। भील, मीना, कठोरिया और गरासिया राजस्थान में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चेंचू, कुरुम्बा, खोड़, बगदाज, कोया, बागता और गदाबा ये पाए जाते हैं, ठीक है। केरल में इरोला, कुरुम्बा, कादर और पुलियान पाए जाते हैं केरल में, ठीक है। तमिलनाडु में कौन पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडा, बहुत बार पूछा जाता है, टोडा, कोटा, कुरुम्बा और बडगा, ठीक है। देखेंगे हर राज्य में एक एक ना जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, जैसे टोडा इसमें हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पता है आपको। ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जरवा, सोम्पेन, सेंटिनली, ये बहुत जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान, ये जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रेट अंडमान निकोबार, ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जरवा, सोम्पेन, सेंटिनली, ठीक है, ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती जनजातियां। अब जो था इसके बाद जो था कल सीरीज में जो था विश्व की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, विश्व के जनजातियों के बारे में। सीरीज अभी बहुत धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। इसके बाद जो था सीरीज जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए सिंपल सीरीज चल रही है, ठीक है, सिंपल सीरीज चल रही है। देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक तैयार हो रहा है आपका, एनसीईआरटी सीरीज जो था तैयार होंगे तो जो था प्रीलिम्स फैक्ट जो था एनसीईआरटी सीरीज से जो था हम देंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो होता है चलने दीजिए एक दो दिन तक, आप जो होता है पहले पुराने सीरीज को जो होता है रिपीट करिए, 50% पुराने रहेंगे, 50% नए सीरीज होगा, फिर एनसीईआरटी सीरीज जो होंगे, फिर एनसीईआरटी से बहुत अच्छे सीरीज चलाएंगे। 2025 में जो होता है 2025 में या जो होता है पीसीएस देंगे। और आरओ का जो होता पेपर अभी हुआ नहीं है, देख रहे हैं 2023 का ही नहीं हुआ, 24 का, तो आरओ का पेपर सभी के लिए सीरीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आप लोग अगर नए चैनल पर अगर चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और एक सीरीज जो होता है एक अच्छी सीरीज जो होता है रिपीट के लिए आपको अच्छे से अच्छे सीरीज देंगे, ठीक है। और सीरीज बनेगी, कहाँ से भी कहीं से क्वेश्चन इस बार जो होता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आयोग, लेकिन आपके सामने वो क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ठीक है, 100% रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।